हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफ टी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का सीबीएसई की तरफ से आया हुआ सैम्पल पेपर जो है उसको कराने जा रहा हूँ। इसका सेक्शन का यानी कि खंड का मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। आज हम करेंगे खंड खा, जिसमें भूगोल के क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खंड खा को शुरू करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में खंड का में 9 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने के लिए बोला था। तो अब 9 क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि वह स्थान बताइए जहाँ से सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपको पता है कि साबरमती आश्रम से शुरू किया गया आंदोलन, ये शुरू हुई थी यात्रा, दांडी यात्रा, जो दांडी नामक जगह पे ख़त्म हुई थी गुजरात की। तो इसका सही आंसर क्या है? दांडी है, क्योंकि जब ये ख़त्म हुई थी यहाँ से तो यहीं से जो है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि वह शहर जहां सितंबर 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसको आपको मैप में दिखाना था सेकंड में। तो ये कौन सी जगह जहां से शुरू हुआ था? कोलकाता। ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों से जो क्वेश्चन पूछा उनके आंसर भी सेम यही हैं। दांडी वह स्थान जहाँ सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, और वह उस शहर का नाम लिखिए जहाँ पे 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कौन सी जगह थी? कोलकाता थी। ठीक है। अब हम खंड बा शुरू करते हैं, जिसमें भूगोल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। खंड बा में 10वां क्वेश्चन है कि समग्र विकास के लिए संसाधनों के विकास हेतु क्या जरूरी है? ऐसी कौन सी चीज़ जरूरी है जिससे संसाधनों का विकास होता है? तो वो कौन सी है? प्रौद्योगिकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी, और संस्थानिक परिवर्तन, ये अनिवार्य है। नेक्स्ट है खाली बक्से को भरने के लिए सही विकल्प चुनना है। जैसे मिट्टी का वर्गीकरण किया है, ये कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, जिसमें गन्ना, धान, गेहूं, अन्य एवं दाल की फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरी है कपास पैदा करने के लिए आदर्श है। ये वाली मिट्टी कौन सी है जो कपास पैदा करने के लिए अच्छी मानी जाती है? और काजू जैसी फसलों के लिए ये वाली मिट्टी अच्छी है। तो ये हमें बताने की किस मिट्टी के बारे में ये बात हो रही है। तो का में आपसे कहा गया कि काली मिट्टी और लाल मिट्टी। खा में लेटराइट मिट्टी, ये काली मिट्टी, ये लाल या पीली मिट्टी, या काली मिट्टी, या फिर काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है? काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12 है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कुल 628 बाघों की प्राकृतिक शिकार एवं अन्य कारणों से मौत हुई है। इसके साथ ही इस काल में 349 लोगों की बाघ के हमले से मौत हुई है, जिसमें केवल महाराष्ट्र में ही 200 मौत रिकॉर्ड की गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाघों के शिकार करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष परिणाम है? तो फर्स्ट है आपका इसका सही आंसर कि शिकार प्रजातियों में कमी के कारण बाघों की भोजन की आपूर्ति का कम होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, वनों के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों पर लागू होता है? तो कौन सा कथन है? का इन राज्यों में अधिकतर वन संरक्षण के लिए उन्हें आरक्षित तथा संरक्षित वनों के रूप में प्रबंधित किया जाता है। इसका सही आंसर का है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में छठ वर्षा जल के संग्रहण को आवश्यक बना दिया गया है? तो वो कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के समग्र लक्ष्य का सही मूल्यांकन करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? खा सिंचाई की बेहतर व्यवस्था प्रदान करना तथा किसानों में सतत पोषणीय जल संरक्षण की आदत को निर्मित करना। इसके बाद आपका
16वां क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब में चावल को एक व्यवसायिक फसल के रूप में उगाया जाता है, परंतु उड़ीसा में इसे एक जीविका फसल के रूप में उगाया जाता है। भौगोलिक कारक एवं आर्थिक व्यवहार के संबंध में अपनी समझ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इन क्षेत्रों में चावल की खेती में अंतर क्यों है। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पूछा गया है। आइए इसका आंसर देखते हैं हम। हरियाणा और पंजाब में सिंचाई की अच्छी प्रकार से विकसित व्यवस्था है, जैसे सतलुज, यमुना नहर यहीं पे पाई जाती है, जिससे धान की व्यवसायिक कृषि अच्छी हो सकती है। जलवायु उच्च उत्पादकता वाली फसलों के अनुकूल है और सिंचाई व्यवस्था से पर्याप्त पानी प्राप्त होता है। इसके विपरीत उड़ीसा में मानसून जलवायु की अधिकता है, परंतु जब चावल की खेती की जाती है तो यह स्थानीय उपभोग एवं वर्षा पर निर्भर करती है। बड़े पैमाने पर सिंचाई व्यवस्था न होने के कारण इसको व्यावसायिक फसलों के रूप में पैदा करना सीमित हो जाता है। अब इसके आर्थिक कारण क्या हैं? पंजाब और हरियाणा में चावल की व्यावसायिक उद्देश्य से खेती होती है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा किया जा सके। इन राज्यों में बाजारों की निकटता, परिवहन प्रणाली और सरकारी खरीद के कारण अतिरिक्त चावल का निर्यात किया जाता है। उड़ीसा में चावल केवल व्यक्तिगत व स्थानीय उपभोग के लिए पैदा किया जाता है, क्योंकि बड़े बाजारों तक पहुंचना होने के कारण ये लाभकारी फसल बनने के बजाय जीविका फसल बन जाती है। अब खेती के प्रकार दोनों में, पंजाब और हरियाणा में खेती के आधुनिक तकनीक और मशीनों का प्रयोग किया जाता है तथा व्यवसायिक कृषि के लिए उच्च उत्पादकता वाले बीज का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन उड़ीसा में चावल की खेती पारंपरिक तरीके से परिवार की आवश्यकता पर केंद्रित होती है, ना कि बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए, जिससे इसकी जीविका कृषि की प्रकृति प्रदर्शित होती है। तब इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। इसमें 17वें का है, एक व्यक्ति है पा और एक खनिज आधारित उद्योग स्थापित करना चाहता है। उसे उड़ीसा में बॉक्साइट उद्योग स्थापित करने की सलाह दी गई है, जो लाभदायक उद्यम स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त तरीका भी है। इस परामर्श के पीछे उपयुक्त कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा गया ये वाला, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। वर्ष 2016-17 में उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है। कोरापुट में पंचपत माली में बॉक्साइट निक्षेपण राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। एल्यूमिनियम को भी बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है, जो उड़ीसा में अधिक पाया जाता है, और यहाँ उद्योग स्थापित करने में कच्चे माल की ढुलाई का खर्च बचता है और श्रम की दर भी कम होती है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया इसकी चॉइस में खा, कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान का मूल्यांकन करते हुए इस कथन को हमें विश्लेषण करना है। तो इसका महत्व देखते हैं कि इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, बिजली बनाने के लिए, और ये उद्योग को तथा घरेलू आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति भी करता है। भारत अपने वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले पर ज़्यादा डिपेंड है, जैसे कि धातु कर मेटलर्जी में। कोयला रेलवे इंजन, ईंट भट्टों में भी ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। कोयला रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी यूज़ होता है। अब अलग अलग तरीके के कोयले होते हैं। पहला है पिट, दलदल में सड़ते गलते पौधों से बनता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम, नमी ज़्यादा होती है और इसकी ऊष्मा क्षमता भी कम होती है। सेकेंड है लिग्नाइट, ये निम्न श्रेणी का भूरे रंग का कोयला होता है जो नरम होता है और इसमें अधिक नमी होती है। इसके मुख्य भंडार तमिलनाडु के नेवली में है और इसका उपयोग मुख्यतः बिजली उत्पादन में होता है। तीसरा टाइप है इसका कि विटुमिनस कोयला, ये गहराई में दबे कोयले का रूप है जो उच्च तापमान के संपर्क में आता है और ये व्यापारिक उपयोग में सबसे अधिक लोकप्रिय कोयला है। धातुकर्मी कोयला उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयला होता है जिसका उपयोग ब्लास्ट फर्नेस में लोहा गलाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है एंथ्राइस, चौथा टाइप, ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 18वां। इसमें एक
अनुच्छेद दिया हुआ, इसको पढ़ के हमें आंसर देना है। पहले से पढ़ते हैं। तेजी से आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि और अपर्याप्त पर्यावरण प्रबंधन के कारण वैश्विक प्रदूषण क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों और परिस्थिति तंत्र को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी होते हैं, खासकर कम और मध्यम आय वाले देशों में। इन चुनौतियों में योगदान करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था गहराई से जुड़ी हुई है और यहाँ की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर है, जो हर साल 100 अरब टन से अधिक कच्चे माल के सिस्टम में प्रवेश से चलती है। अत्यधिक पदार्थ उपभोग प्राकृतिक संसाधन का समाप्त करता है और उत्पाद के जीवन चक्र के हर चरण में नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव भी पैदा करता है। वैश्विक कचरा 2050 तक 3.4 अरब टन तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। कितना बढ़ सकता है? और सभी प्रकार का प्रदूषण विकास के परिणामों में बाधा भी डालता है। अब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और हानिकारक रसायन एवं कचरे जैसे पारा, सीसा, स्थायी जैविक प्रदूषण, इससे संपर्क से विकलांग और घातक बीमारियां हो रही हैं। हानिकारक जीवन परिस्थितियां बनती हैं और पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाते हैं? नष्ट होते हैं। प्रदूषण सतत आर्थिक विकास को कमज़ोर करता है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और असमानता को बढ़ाता है और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान भी करता है। गरीब लोग जो प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव से खुद की रक्षा नहीं कर सकते, सबसे अधिक पीड़ित वही होते हैं। प्रदूषण बीमारी और सामान्य पूर्व मृत्यु का सबसे बड़ा पर्यावरणीय कारण है। माना जाता है कि ये एड्स, तपेदिक और मलेरिया से होने वाली मौतों से कई गुना अधिक मौतें करता है और वैश्विक स्वास्थ्य संकट जैसे कोविड-19 महामारी पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच मजबूती कड़ियों और अन्य कड़ियों को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। ये था। अब इस श्लोक से पहला क्वेश्चन पूछा कि आपके विचार में वैश्विक कचरा 2050 तक क्यों बढ़ने की उम्मीद है? ऐसा क्यों है? पहला इसका आंसर ये है कि गहन सामग्री उत्पादन और उपभोग के कारण कि आज क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा सामग्री का उत्पादन हो रहा है, उनका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसके कारण ये उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक क्या हो जाएगा? कचरा बढ़ जाएगा। इसे सेकंड क्वेश्चन है कि निर्माण उद्योग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का कारण कैसे बनते हैं? उदाहरण के साथ बताइए। तो विनिर्माण उद्योग मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है। इससे क्या होता है? सबसे पहले वायु प्रदूषण होता है। रासायनिक, कागज फैक्ट्री, ईंट भट्टे, रिफाइनरी और स्मेल्टिंग संयंत्र से धुआं निकलता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी छोटी छोटी फैक्ट्रियों में प्रदूषण मानकों को अनदेखा करते हुए जीवाश्म ईंधन को इसके अंदर जलाया जाना भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे विषैली गैस निकलती है और दीर्घकालीन खतरनाक प्रभाव डाल सकता है। दूसरा है जल प्रदूषण। ये जैविक और अजैविक औद्योगिक अपशिष्ट और मल को नदियों में छोड़े जाने से होता है। इसके प्रमुख दोषी कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र और रंगाई, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, चमड़ा उद्योग और विद्युत चढ़ाई उद्योग हैं, जो रंग, डिटर्जेंट, अम्ल, लवण, शीशा, पारे जैसी भारी वस्तुएं, कीटनाशक, उर्वरक, सिंथेटिक, कार्बन युक्त रसायन, प्लास्टिक और रबड़ आदि जल स्रोतों में इनको क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऊष्मीय प्रदूषण। जब फैक्ट्री और ताप विद्युत संयंत्र से गर्म पानी ठंडा किए बिना नदियों तालाब में छोड़ दिया जाता है, तब जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जल जीवों को नुकसान होता है। इसके बाद कचरे को फेंका जाना, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, पैकिंग सामग्री, लवण और कचरा आदि मिट्टी को अनुपयोग बना देते हैं। नेक्स्ट है पांचवा, वर्षा जल के माध्यम से भी प्रदूषण होता है। जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी में रिसकर प्रदूषकों को भूमिगत जल तक ले जाता है, जिससे भूजल क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। औद्योगिक और निर्माण कार्य, मशीनरी, फैक्ट्री, उपकरण, जनरेटर, आरा मशीन तथा वायवे और विद्युत ड्रिल मशीनें अत्यधिक शोर उत्पन्न करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वर्तमान वैश्विक गरीबी और असमानता के बढ़ने के लिए प्रदूषण को एक संभावित कारण माना जाना चाहिए? इस तर्क सहित इसका उत्तर दीजिए। तो गरीबी लोग प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाने में सक्षम नहीं होते हैं।
इसलिए वे ही सबसे अधिक पीड़ित होते हैं और यह स्थिति गरीबी के दुष्प्रभाव के कारण सामाजिक असमानता को भी जन्म देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, जिसका आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसमें मानचित्र का क्वेश्चन है जिसमें आपको इनके नाम भरने हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया कि सतलुज व्यास नदी बेसिन में निर्मित बांध जिसका जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई दोनों के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा है। इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है कि महानदी बेसिन में निर्मित बांध जो जल संरक्षण बाढ़ नियंत्रण को समन्वित करता है उसका नाम क्या है। सेकेंड है इन तीन में से कोई दो आपको करने हैं। पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख बंदरगाह कौन सी है। तमिलनाडु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ठीक है, कौन सा है। और पंजाब का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको बताना है, ठीक है। तो इनके आंसर दीजिएगा। जब मैं इसका सेक्शन सी यानी कि खंड गा कराऊंगा तब मैं आपको इसके आंसर अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके बाद इसी की चॉइस में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। महानदी बेसिन में निर्मित बांध का नाम बताना है जो जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण को कंट्रोल समन्वित करता है। सेकंड, पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख बंदरगाह का नाम बताना है। तमिलनाडु में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताना है और पंजाब में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताना है जो सेम ही है, ठीक है क्वेश्चन। तो इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं जब आपको नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन पेपर का कराऊंगा तब मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा। तो ये था आपका सेक्शन खा खंड। अब अगले वाले में खंड गा कराऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको आज के कराए हुए सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।